हेलो माय क्यूरी बनारोस, वेलकम टू द क्लास। और इस वीडियो में हम ये वाला जो हमारा चैप्टर विच इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस 30 मिनट्स में करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई नो दैट हाफ ईयरली आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड दिस इज द राइट टाइम दैट यू नो कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये जो आपके शुरू के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का पूरा कॉम्बो है ये आपके हाफ ईयरली में देखने को मिलेगा जरूर। एंड ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो जल्दी से, वैसे तो हमने इसका बहुत अच्छे से वन शॉट भी कर लिया है, सारी चीजें हमने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लिया है, बट लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज द चैप्टर इन 30 मिनट्स। सब कुछ पूरा एकदम कोई डिटेल मिसिंग नहीं है, सब कुछ 100% आपको मिलेगा 30 मिनट्स में। बस थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड पढ़ेंगे, चीजों को रिवाइज करेंगे। चैप्टर का नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, फ्रॉम क्लास 6, 7th, 8th। ये तीनों क्लासेस से हम लोग पढ़ते आए हैं कि कितना जरूरी है डेमोक्रेटिक देश में रहना और डेमोक्रेसी होना कितना अच्छी चीज होती है। एंड इसके लिए बहुत बड़ा एक अमाउंट लोगों ने पे किया है। बट एक्चुअली में डेमोक्रेसी क्या होती है और हमें क्यों चाहिए होती है, इसके लिए हमारा चैप्टर हमें कुछ केस स्टडीज सुनाता रहता है। तो देखो, व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये है अब्राहम लिंकन जी का सबसे दुनिया का फेमस कोटेशन। डेमोक्रेसी इज the government of the people, democracy is government by the people, democracy is government for the people। ठीक है, that is something that you have to remember। and इस वाले पोर्शन में हमारा जो डेमोक्रेसी होता है वो अब्राहम लिंकन जी की कोटेशन से कि डेमोक्रेसी में सब कुछ लोग ही होते हैं, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ डेमोक्रेसी दो वर्ड से बना है, दैट इज डेमोक्राशिया, एंड जिसमें कि डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्राशिया का मतलब होता है रूल। एज इन पीपल्स रूल, मतलब कैसे होता है लोगों का रूल, तो हम अरे लोग ही तो होते हैं जो रूल करते हैं। रूल इन द सेंस दे रूल यू फॉर योर ओन गुड। आप उन्हें जैसा बोलोगे वो वैसा करेंगे। आपको कोई पॉलिसी चाहिए तो वो पॉलिसी लेके आएंगे, आपको कुछ चीजें हटानी है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करनी है तो वो उस हिसाब से चीजों को करेंगे, राइट। तो अकॉर्डिंगली चीजें यहाँ पर होती हैं। देन डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स अपना इलेक्शन मतलब करवाते हैं कि हम इसको चुन रहे हैं एंड ये हमारा लीडर है, ही और शी विल टेक केयर ऑफ वॉट एवर इज देयर। ये देख लेंगे, हमें बाकी काम भी करना है, हमें पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो ये सारी चीजें बेसिकली यहाँ पर डेमोक्रेसी में होता है। अब हमारे चैप्टर में दुनिया भर के एग्जाम्पल्स हैं, दुनिया भर के इन दी सेंस बहुत सारी कंट्रीज के एग्जाम्पल हैं जो ये हमें सिखाते हैं कि क्या फीचर होने चाहिए। एक डेमोक्रेटिक देश हमें अगर निकालना है, अगर मुझे एक स्टूडियस बच्चा ढूंढना है कि कौन एक स्टूडियस बच्चा है, तो मुझे कुछ चीजें, कुछ उसकी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक तो पता होनी चाहिए ना कि ये सुबह जल्दी उठता है या ये रात तक लेट तक पढ़ता है, वो डेली सब्जेक्ट अपॉन सब्जेक्ट रिविजन भी कर रहा है, उसने 3:3 रेशियो में सारी चीजें को वीक में डिवाइड किया हुआ है, संडे को वो पूरा एंजॉय करता है, बिल्कुल डिटॉक्स। सो दिस इज समथिंग जो मुझे पता चल जाएगा कि ये सही पैटर्न है, तो ये एक अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। दिस इज द फीचर। एंड सेम हमारे डेमोक्रेटिक वाले पोर्शन में डेमोक्रेसी के भी कुछ फीचर होते हैं। फीचर नंबर 1, ठीक है, देखो, अच्छा हमें फीचर क्यों है, ऑब्वियसली जब हमें सबके पास इलेक्शन होते हुए नजर आएंगे, पर सारी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं होती है। जस्ट इलेक्शन एंड जस्ट सिलेक्शन ऑफ रूलर्स, कि इलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डेमोक्रेसी है, नहीं। उसके लिए आपको आपके फीचर की बहुत बहुत ज्यादा चीजें पढ़नी पड़ेगी। चलो आप चलते हैं हमारे पड़ोसी देश में पाकिस्तान पर, एंड दिस इज फीचर नंबर 1। फीचर नंबर 1 बच्चा हम नोट डाउन करेंगे अभी के अभी। फीचर नंबर 1 समझाने के लिए चैप्टर हमें ले जाता है पाकिस्तान। देखो समझा अभी तो किसके बारे में रहा है। एनीवेज, मेजर जो भी डिसीजंस होंगे ना वो हमेशा इलेक्टेड लीडर्स ही लेते हैं आपके डेमोक्रेसी में। मतलब अरे जिनको आपने चुन के भेज दिया, वही लोगों ने जिनको चूज करके भेज दिया है, वही यहाँ पर इलेक्शन का डिसीजंस लेते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जो मेजर डिसीजंस होता है बच्चा वो हमेशा इलेक्टेड लीडर लेता है, जिसको भी हमने इलेक्ट करके भेजा होता है, ही और शी विल टेक केयर ऑफ द डिसीजंस, राइट। अब देखो केस स्टडी, देखो हो क्या रहा था, ठीक है। पाकिस्तान में क्या हो रहा था, अक्टूबर 1919 की बात है। जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप। मिलिट्री कूप मतलब मिलिट्री की पावर दिखा के उन्होंने सब कुछ गवर्नमेंट खत्म कर दी, ठीक है। और जनरल क्या होता है, जनरल कभी आपने सुना है कि कोई एमएलए एमपी अपने आगे जनरल लगाता है, कोई कॉमन मैन अपने आगे जनरल लगाता है? नहीं, जनरल लगता है आर्मी के जो लोग होते हैं उनके साथ ये डेजिग्नेशन लगता है। तो ये जो है मिलिट्री के लीडर थे और इन्होंने क्या किया, अपनी फौज को ऑर्डर दिया कि जाओ आप सरकार के सारे लोगों को उठा लो, उनको घर में गिरफ्तार करके रख दो, अरेस्ट करके रख दो, और हम वील टेक केयर ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ दिस इज समथिंग
अजीब, राइट? क्या हो रहा है ये तो नहीं हो रहा है हमारे फीचर के अकॉर्डिंग। सो उसने जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी बच्चा, उसको ओवरथ्रो कर दिया है यहाँ पर। सो अच्छे से हमने सारी चीजें देखी। अपने आप को 2000 में चीफ एग्जीक्यूटिव भी डिक्लेयर कर दिया कि जो भी डिसीजन लूंगा मैं वो खुद लूंगा। मतलब मैं कल को मेरा मन करे कि अरे मोदी जी को पकड़ लूं मैं, अरे मोदी जी बैठे हो घर पर, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। नहीं हो सकता है ऐसा भाई। मोदी जी को उनके लोगों ने भेजा है कि जाओ प्रधानमंत्री बनो। आई हैव नो अथॉरिटी टू डू सो, राइट? सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। इट चेंज द डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। अपना डेजिग्नेशन भाई साहब जनरल से परवेज अब मुशर्रफ ने प्रेसिडेंट बना लिया। और यहाँ तक कि 2002 में तो एक रेफरेंडम भी बोल के अपने 5 साल एक्सटेंड कर लिए। वाह, बहुत मजा आ रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है लोगों के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन सबने बात उठाई, लेकिन इसने किसी की एक नहीं सुनी। 2002 में अगस्त में इसने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर भी जारी करा, जिसमें इसने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दो। वाह, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बदलना मतलब मौत से टक्कर, ठीक है? नहीं हो सकता है भाई। मतलब एग्जैक्टली कुछ ऐसे पोर्शन जिसको हम टच भी नहीं कर सकते। बट हाँ ठीक है, नई नई चीजें हम ऐड भी कर सकते हैं और कोई चीजें आउटडेटेड हो गई तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक होता था और 3 बार तलाक बोलने से विमेन, जो मुस्लिम विमेन होती थी, उनका डाइवोर्स हो जाता था। तो एक बहुत ही डेरोगेटरी लॉ था, जिसके लिए विमेन ने केस किया एंड देन गवर्नमेंट ने रिपील कर दिया, हटा दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी अब एप्लीकेबल नहीं होगा लीगल टर्म्स में। तो ये चीजें हम हटाते भी और ऐड भी करते हैं। बट इसने मतलब अब लोगों के चॉइस से हो रहा है ना, इस इंसान के चॉइस की वजह से यहाँ पर हो रहा है, तो वो डेमोक्रेटिक नहीं होता है, ठीक है? उसके साथ साथ इसने ऑर्डर के साथ साथ डिसमिस कर सकता है प्रेसिडेंट, जब चाहे सरकार को हटा सकता है। कैबिनेट जो भी सिविलियन होगा उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देखेगी, जो मिलिट्री ऑफिसर्स की होती है। बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें हो रही। इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। इलेक्शन अब क्या होंगे, आपके जो भी इलेक्शंस होंगे वो एट द एंड ऑफ द डे पावर जनरल के हाथ में है, जो जिसके हाथ में आपका प्रेसिडेंट है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास कुछ पावर होगी, लेकिन फाइनल पावर किसके पास होगी? मिलिट। मैं कुछ कह रही हूँ कि अरे ये तो गलत हो रहा है, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि फाइनल पावर किसके हाथ में? वो तो पेरेंट्स के हाथ में ही है ना, कि आप खुद से कुछ भी डिसीजन ले लो। एट द एंड ऑफ द डे जो भी करना है वो तो आपके पेरेंट्स को ही करना है ना। एग्जैक्टली लाइक दैट। तो यहाँ पर पाकिस्तान जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उनके जो है अंडर में डेमोक्रेटिक देश नहीं था। बिकॉज डेमोक्रेटिक देश में फीचर नंबर 1 हमारा यहाँ पर गलत प्रूव होता है पाकिस्तान के केस में। इन अ डेमोक्रेसी फाइनल जो भी डिसीजन होगा, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना हो, चाहे कोई चेंज लेके आना हो, कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करनी हो, वो इलेक्टेड लीडर्स करते हैं, ना कि कोई भी रैंडम उठ के मैं किसी को गिरफ्तार कर लो और बोलूंगी ओहो आज तो वर्षा की सरकार होगी। दैट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है? अब हम आ जाते हैं फीचर नंबर 2। ओके, दिस इज फीचर नंबर 2 कि जो भी होना चाहिए एक डेमोक्रेटिक देश में, वो फ्री एंड फेयर तरीके से होना चाहिए। फ्री इन दी सेंस कि उसमें कोई अनइवननेस नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट सपोर्ट और फेवर नहीं करना चाहिए। और फ्री, ऑब्वियसली फेयर आप समझ ही गए हो क्या होता है, राइट? तो अब हमारे पास आ गए मतलब देशों के एग्जाम्पल देखो, कितने बड़े बड़े देशों के एग्जाम्पल है, पाकिस्तान, चाइना। एनीवेज चाइना में देखो रेगुलरली इलेक्शन होते हैं हर 5 साल। यहाँ का जो पार्लियामेंट है उसका नाम देख लो, दैट इज नेशनल पीपल्स कांग्रेस। दैट इज जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन होगा। एनपीसी विच इज द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट, ठीक है? समझ गए। जो पार्लियामेंट है वही प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है, जिसमें 3000 मेंबर सारे चाइना से आते हैं और कुछ आर्मी से भी आते हैं। चलो यहाँ तक तो ठीक लग रही है। अब ये जो कैंडिडेट है नीड्स अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन। अगर आपको इलेक्शन में आना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से, बिकॉज आपका चाइना एक कम्युनिस्ट देश है, ठीक है? समझ गए? तो अब क्या होगा, जो मेंबर्स को कम्युनिस्ट पार्टी चाहेगी वही, और छोटी छोटी 8 और स्मॉलर पार्टीज हैं जो उसके साथ ही जुड़ी हुई हैं, अगर आप उसके पार्ट हो तो आप इलेक्शन में आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी का नाम सबने सुना है, राइट? इफ यू हैव हर्ड ऑफ बीजेपी और यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ कांग्रेस। ये 2 पार्टी इंडिया में है मेजर, इसके अलावा भी बहुत सारी पार्टीज है। लेकिन सोचो कि अगर आप बीजेपी के अलायंस में हो और बीजेपी में मानते हो तो ठीक है, अदरवाइज किसी और सोच में मानते, आइडियोलॉजी में नहीं, आप नहीं कर सकते। तो फ्री तो नहीं है और फेयर तो अनफेयर हो गया ये तो, ठीक है? तो यहाँ पर गवर्नमेंट हमेशा कम्युनिस्ट की ही बनती थी, कम्युनिस्ट पार्टी की बनती थी। क्योंकि मैं तो जिसको भेज रहा हूँ, मान लो कि मैंने 5 बच्चों को उठाया क्लास से, ये और ये, उसको इनको पेपर ले लो, इनको पेपर, अरे तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? वो पेपर नहीं देंगे क्या? पेपर बस ये 5 फेवरेट बच्चे देने वाले। एग्जैक्टली राइट। अब आ जाते हैं मैक्सिको। मैक्सिको में हम देखेंगे फीचर नंबर 3। फीचर नंबर 3 कहाँ है हमारा? चलो ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं इसको एक बार अच्छे से। मैक्सिको में 1930s तक, सिंस 1930
1930s इलेक्शन हर 6 साल बाद होते थे। चाइना में याद रखना 5 साल, इंडिया में भी 5 साल, लेकिन मैक्सिको जो है 6 इयर्स। इसमें कभी भी ना तो मिलिट्री रहा है ना डिक्टेटर रहा है। चलो थैंक गॉड, चाइना और पाकिस्तान जैसा कुछ तो बढ़िया हो रहा है क्या इनके साथ। लेकिन एक ही पार्टी हमेशा जीतती थी, एंड दैट वाज इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ये लोग PRI कहते थे। ठीक है, एक ही पार्टी हमेशा जीत रही है। अपोजिशन पार्टी इलेक्शन में आती तो थी पर लेकिन कभी जीत ही नहीं पाती थी। या तो मैम ये पार्टी बहुत अच्छी होगी ना कि लोग इसको इतना पसंद करते थे कि कभी हारती ही नहीं थी, इलेक्शन में हमेशा हमेशा जीत जाती थी। क्या ये बात सच है? जी नहीं, ये बात बिल्कुल सच नहीं है। तो सबसे पहले हमारे को देखने को मिलता है क्या गलत था एक्चुअली मैक्सिको के साथ। PRI डर्टी ट्रिक्स यूज करती थी इलेक्शंस को जीतने के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अपने पार्टीज में बुलाती थी, जो लोग भी सरकार के लिए काम करते थे उन्हें अपनी पार्टीज में इनवाइट करती थी। वहां पर उनको अपने लिए वोट मांगने के लिए मजबूर करती थी। अगर तुमने मेरे लिए वोट नहीं दिया सबसे पहले तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, नौकरी से निकाल, और अपने घर पे भी जाके बोल देना कि वो भी मेरे को ही वोट दे, वरना तुम उनको निकालेंगे तो घर वालों को भी और उनको भी देख लेंगे। ऑब्वियसली कोई भी अपनी जॉब अगर चले जाएगी किसी की तो उनको बुरा लगेगा और मतलब डिफिकल्ट हो जाएगी लाइफ बेसिकली मैनेज करना। तो बच्चा गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट टीचर जो है वो फोर्स करते थे अपने पेरेंट्स को भी PRI के लिए वोट देने के लिए। तो ये फेक वाला मतलब फेक वोट हो गए, यहाँ पर भी कुछ तो गलत हो रहा है। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, मीडिया भी वही पैसे वालों की मीडिया है। समटाइम्स पोलिंग बूथ भी लास्ट मोमेंट पर चेंज कर दिए जाते थे, तो लोग वोट करने ही नहीं जा पाते थे। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वोट्स देने वाले हो या आपका सेंटर आया है कोई एग्जाम का, और जो आपको पता है कि ये तो मैंने देखा हुआ है और ये तो मैं यहाँ पर हाफ एन आवर में पहुंच जाऊंगा, पहुंच जाऊंगी और मैं तो बहुत बढ़िया, तो आई रीच ऑन टाइम। बट CBSE लास्ट मोमेंट पर आपका सेंटर चेंज कर दे, तो आपने तो हाफ एन आवर सोच के ये सारी चीजें, अब आपने कुछ चीजें, अब मान लो कि वो आपको 200 किलोमीटर दूर भेज दे, विच विल अपेरेंटली टेक समवॉट अराउंड 4-5 आवर्स टू रीच, तो पेपर तो जब तक खत्म हो जाएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये बहुत ज्यादा डर्टी ट्रिक्स बच्चा कंपेयर करती थी। अगर हम लोग चाइना और मेक्सिको को कंपेयर करें तो ये फीचर हमारे पास निकल के आता है, जहां पर इलेक्शन के में कोई जो है फेयर चॉइस नहीं थी। एक ही इंसान के लोग आते थे, अरे इसका पार्ट बनोगे तो ठीक है वरना जाओ निकलो इधर से, और यहाँ पर लोगों को लगता था कि चॉइस है, बट रियलिटी में कोई चॉइस नहीं थी। अगर मैं आपकी चाइना की बात करें तो यहाँ पर रूलिंग पार्टी और कैंडिडेट जो उसको अप्रूव करते थे वो बनते थे, और यहाँ पर तो रूलिंग पार्टी हार ही नहीं रही थी, और जो जबकि लोग उसके खिलाफ बोलते थे। तो पीपल वर लाइक अरे ये तो अनफेयर है, तो हमें फीचर नंबर हमारा 3 मिल गया। दीज आर नॉट फेयर इलेक्शंस, जो है अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मतलब हमारा फीचर नंबर 2 हमें दोनों केस में सेम मिला है। नाउ लेट्स गो बैक टू अनदर फीचर। फीचर नंबर 3 है हमारा 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। डज नॉट मैटर आप क्या हो, क्यों हो, कैसे हो, आप अगर डेमोक्रेटिक देश में रहते हो तो आपको वोटिंग राइट्स देखने को मिलेंगे। वोटिंग राइट्स में भी 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट, उसकी 1 ही वैल्यू होगी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता था। अंबानी जी, मोदी जी, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, चाय वाला, सबका एक ही वोट है। Everybody has one vote. Does not matter how beautiful you are, how good looking you are. ये सब मैटर नहीं करता। 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट, उसका एक ही वैल्यू होगा। लेकिन कुछ ऐसे देश थे बच्चा जहां पर ये फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो नहीं हो रहा था। वो कौन से देश थे, आओ देखो। सबसे पहले सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में विमेन को वोटिंग राइट ही नहीं था। बहुत बढ़िया। अगर हम एस्टोनिया की बात करें तो पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी, जिनको डिफिकल्टी होती थी राइट टू वोट लेके आने में। और फिजी की बात करें तो इंडिजिनस फिजी का वैल्यू ज्यादा होता था। इंडिजिनस मतलब जो वहीं पर रहे हैं, और कुछ फिजी में रहने वाले जो इंडियन लोग वहां पर चले गए थे, लेबर का काम करते करते वहीं पर जाके रहने लग गए, बिकॉज वो ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया हुआ था जगह, तो उनका वोट काउंट नहीं होता था। फिजी के वोट ज्यादा काउंट होते थे, कि अगर मान लो कि 600 फिजी इंडिजिनस फिजी ने वोट दिया तो वो 1200 काउंट होता था, और इंडियन का 1:1 या फिर उससे भी कम माइनस ही कर देते थे ये लोग। ठीक है, तो दिस वाज द केस जहां पर 1 वोट 1 वैल्यू नहीं हो रहा था। देन हमारे पास आ जाता है फीचर नंबर 4 बच्चा। फीचर नंबर 4 कहता है कि हमेशा जो रूल ऑफ लॉ होगा और लोगों के जो राइट्स होंगे उनकी हमेशा आपको रिस्पेक्ट करनी है। लेकिन एक केस है जिम्बाब्वे का, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जिम्बाब्वे एक बहुत ही ब्यूटीफुल देश है वैसे तो, बट इसकी हरकतें देख लो एक बार। 1980 में इसको इंडिपेंडेंस मिला, यस वेरी लेट आई नो राइट। जब से लेके अभी तक इसको जेनु PF नाम का पार्टी रूल कर रहा था। पार्टी का रूलर था रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था लोगों के बीच में, लोग उसे पसंद भी करते थे, बट वो बहुत अनफेयर प्रैक्टिसेस से जीतता था। ठीक है, तो दैट इज समथिंग ही वाज डूइंग।
ओवर द ईयर गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स। हाँ, लोग उसे पसंद तो करते थे, बहुत फेमस भी था, गांधी जी जैसे इसने हेल्प भी किया था जिम्बाब्वे के लोगों का, बट इसने क्या किया, धीरे धीरे अपना गिरगिट की तरह रंग चेंज करना शुरू कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बार अमेंड करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से इसने अपनी पावर बढ़ा ली और ये जो भी कुछ करता था, खाता था, पीता था, कुछ भी, कितना पैसा कहाँ खर्च कर रहा है, कैसे ये अपनी जिंदगी जी रहा है, कोई क्वेश्चनेबल नहीं है, जो करेगा वो सही करेगा, जिसको जो बोलना है वो बोल देता था। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। अब ऑपोजिशन इसके खिलाफ काम करती थी, उसको पिटाई लगवा देता था, उनकी मीटिंग में तोड़फोड़ मचवा देता था, पब्लिक प्रोटेस्ट और ये सारे डेमोन्स्ट्रेशन को लीगल कर दिया कि अरे मेरे खिलाफ वो उठा के ले जाऊंगा। लॉज को जो है बच्चा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, मतलब मुगाम्बे के खिलाफ। टेलीविजन रेडियो भी कंट्रोल करता था, इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर नहीं छापने देता था, गवर्नमेंट के जजमेंट को इग्नोर करता था, बट फाइनली इट वाज इन 2017, yes, in the year 2017, this was just a few years back। तो ये जब जाके यहाँ पर इसको हटाया गया और फिर से जिम्बाब्वे एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक देश बनाया गया। सो दैट वाज समथिंग। अब लेसन्स देख लो कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई रूलर बहुत ही पॉपुलर है तो वो अच्छा ही होगा, और वो सिर्फ काफी नहीं है, उसके अच्छे होने के साथ साथ उसकी ऐसी हरकतें भी तो हो जो थोड़ी ठीक लगे। ठीक है, तो पॉपुलर गवर्नमेंट भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है और पॉपुलर लीडर भी ऑटोक्रेटिक हो सकता है। डज नॉट मैटर कि अगर कोई बहुत फेमस है तो बहुत अच्छा भी होगा। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब हमारे पास एक आइडियल डेमोक्रेसी का क्या डेफिनेशन होता है, इसके बाद अब सारी चीजें बस आपको जो है वो दिमाग में बिठानी है। दिस इज मोर लाइक कंसेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल थिंग। ये पूरी थ्योरी है, आप बस आप जितना सीखोगे और सुनोगे उतना आप इसको आंसर कर पाओगे। देखो, आइडियल डेमोक्रेसी कैसी होती है कि सफिशिएंट रूम होना चाहिए। ऑपोजिशन अगर कुछ कह रही है ना, तो आपके अंदर थोड़े गट्स होने चाहिए सुनने के लिए। या तो आप कुछ गलत करो मत, और कुछ गलत नहीं करो तो किसी की गलत सहो मत, है ना, सिंपल सी बात है। गलत करोगे तो सामने वाला तो भाई वो ऑपोजिशन में बैठा है, वो आपकी गलतियां नुक्स निकालने के लिए आया, तो आप उसको मौका ही मत दो गलती निकालने का, isn't it? State should respect some basic rights, state should have fundamental rights and everyone should be equal in the eyes of law। हर एक इंसान बराबर होना चाहिए, डज नॉट मैटर रिच पुअर, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, सब लोग बराबर होने चाहिए हमारे डेमोक्रेसी में। सो इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग बच्चा किसके पास होता है, लोगों के पास होता है, और लोगों ने जो एक बार कमिटमेंट कर दी वो किसी की भी नहीं सुनते हैं। ठीक है, सो दैट वाज अ वेरी वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर होती है, करंटली जो पावर में है वो अपनी गद्दी से जा सकते हैं। डेमोक्रेसी में हर एक अडल्ट को 1 वोट ईच वैल्यू होना चाहिए, ये हमने सीख लिया चाइना एंड ये सारे मैक्सिको के एग्जाम्पल से। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो लिमिटेड ही होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि जब चाहे गवर्नमेंट कुछ भी कर दे, जो भी रूलर आया है वो कुछ भी करते रहे। ठीक है, दैट वाज समथिंग अबाउट व्हाट इज डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी के बाद हमारा पोर्शन आता है वाई डेमोक्रेसी। अब वाई डेमोक्रेसी में हमें क्या देखने को मिलता है, वाई डेमोक्रेसी में हमें देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी की कुछ तारीफें हैं और डेमोक्रेसी की कुछ नेगेटिव भी हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स जो है आओ उसको देखते हैं। देखो, कॉन्स ये हैं, मतलब कि नेगेटिव चीजें ये हैं, तो अगर आपसे बोले कि राइट टू नेगेटिव पॉइंट, राइट टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो है उसकी सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है कि वो अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल इन द सेंस कि अच्छे इंसान जो भी होंगे ना, उससे भी अच्छा कोई आ जाएगा, उससे भी अच्छा कोई आ जाएगा, मतलब ये अनस्टेबिलिटी भी उसके अच्छे के लिए ही है। बट डेफिनेटली यहाँ पर लीडर्स जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं, लीडर्स अपनी पार्टी बदल लेते हैं, पैसे के चक्कर बाबू भैया। तो यहाँ पर ना लीडर्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं, यहाँ पर अनस्टेबिलिटी बहुत है, लैक ऑफ मोरालिटी है। डेमोक्रेसी में ना कंपटीशन, पावर प्ले ये बहुत ज्यादा है, लाइक मोरालिटी तो है ही नहीं कि ये सही गलत नहीं देखता है। दे ओनली थिंक अबाउट कितना मुझे किधर पावर मिलेगा, कितना पैसा मुझे किधर मिल सकता है। वो अपनी जो ना थाली का बैंगन है किधर को भी लुढ़क जाएंगे, जहां पर पैसा देखेंगे उधर ही लुढ़क जाएंगे। दैट इज द मेन थिंग अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ये सबसे बड़ी चीज है कि बच्चा इसमें लैक ऑफ मोरालिटी होती है। डिले होता है बट फॉर द गुड होता है। जब हम क्लास 10 में यही चैप्टर पढ़ेंगे तो यही डिले बोलेगा क्लास 10 में कि अरे ये तो बहुत बढ़िया होता है। देखो, हाँ, हमें पता है कि डेमोक्रेसी में हम एकदम से डिसीजन नहीं ले सकते हैं, जैसे कि चाइना लेता है। हमारे यहाँ पर अगर कुछ भी होना है ना तो उसके सालों साल केस चलते हैं। वहां पर आप जाओगे, लेजिस्लेचर में कोई भी लॉ पास होता है, उसको फिर सुनाया जाता है, लोगों को बताया जाता है, पीपल डू नॉट लाइक इट, फिर केस चलता है, फिर फाइनल डिसीजन आने में जुडिशरी को बहुत स्लो है इंडिया में, और उसको 5-6 साल लग जाता है। तो ऐसा डिले होता है कि बहुत सारा टाइम लोगों का वेस्ट होता है। तो वो डिलेज की वजह से बहुत सारे लोगों के अपॉर्चुनिटीज चले जाती है, उम्र चले जाती है, जिंदगी खराब हो जाती है, राइट। सो दीज आर द डिलेज बच्चा जो कि लोग आपके डेमोक्रेसी में देखते हैं। बैड डिसीजन होता है, जैसे कि जिम्बाब्वे वाला पूरा भाई कांग्रेस के जैसे हेल्प
किया था जिम्बाब्वे ने आज़ादी दिलाने में, बट एनीवेज जेनू पीएफ पार्टी ने मतलब, और वहाँ के इलेक्टेड लीडर्स ही बहुत बार बैड डिसीजन ले लेते हैं। खुद ही सोचो, बहुत हाँ, इंडिया में भी ऐसा हुआ है बहुत बार, ठीक है। करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, करप्शन लीड्स टू जो है काफ़ी सारी करप्शन होने के चक्कर में कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन है तो करप्शन तो होना ही है। डिसीजन ऑर्डिनरी पीपल को बहुत बार पता नहीं होता है कि क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए गलत है। तो ये आपका 5 मार्कर, और ये आपका 2.5 में भी आ सकता है कि 2 पॉइंट बताओ, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव। 5 मार्क का डेफिनेटली आ सकता है। 5 मार्क का अकेला आएगा तो एक एक करके लिखोगे कि आर्गुमेंट्स, और अगर दोनों मिक्स आए तो आधे आधे पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है। ये तो आपको पता है पूरे टैबुलर फॉर्म में। देखो अच्छी अच्छी बातें सुन लो आप डेमोक्रेसी के बारे में। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर होती है बिकॉज ये काउंटेबल होती है, वो आपको आंसरेबल है, क्यों नई रोड बनी है, क्यों डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सब चीजों के लिए वो आपको जवाब देने वाली है। इसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है चाइना का। चाइना में क्योंकि क्या है, डेमोक्रेटिक तो है नहीं, जो कि हमने अभी पढ़ा, चाइना में बहुत ही भयंकर फेमाइन आया था, इतनी बढ़िया, डिस्पाइट वेरी वेरी ग्रेट कंडीशन। दोनों इस टाइम पर ना सफर कर रहे थे, इंडिया और चाइना, लेकिन चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ा, कितने भी लोग मर रहे कुछ नहीं, लेकिन इंडिया ने बहुत प्रॉपरली एक्शन लिया, और उस टाइम पर इतने अच्छे से एक्शन लिया कि उस टाइम के आज तक कोई भी फेमाइन, सीरियस फेमाइन इंडिया में नहीं आया है। फेमाइन मतलब बच्चा एक टाइप ऐसी कंडीशन जब भूखमरी हो जाती है, बहुत बुरा होता है फेमाइन का कंडीशन, इट इज द वर्स्ट थिंग। बट आज इंडिया के पास सब कुछ है, इंडिया कैपेबल है, फूड सरप्लस है, सब कुछ हमारे पास है, तो अभी फेमाइन जैसी सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिलती। इंडिया रिस्पॉन्ड करता है फूड स्कार्सिटी क्योंकि वो अकाउंटेबल है, लोग उससे बोलेंगे कि अरे ये क्या कर दिया, लोग मर रहे, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन चाइना ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन चाइना डेमोक्रेटिक नहीं है, तो हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते उससे। हाउएवर डेमोक्रेसी तो बाकी सबसे अच्छी हो गई, ये तो हमें समझ भी आ गया। डेमोक्रेसी इंप्रूव करती है डिसीजन मेकिंग, नंबर 1 इसके फेवर में। नंबर 2 हमने नंबर 1 पढ़ लिया। नंबर 2 डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करती है बिकॉज बहुत ज्यादा कंसल्टेशन के बाद डिसीजन लेता है। तुझे अच्छा, तुझे खाना है, तुझे खाना है, तुझे खाना है, तुझे खाना है, सबसे पूछ के कर ले क्या, फिर ये चलो इसको फाइनल करते हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं ना, ऐसे करके डिसीजन बच्चा यहाँ पर लिए जाता है। तो काफी ज्यादा कंसल्टेशन एंड डिस्कशन होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स करते हैं, और पॉसिबली उसमें टाइम लगता है क्योंकि इतने बड़े देश को रूल करने के लिए टाइम तो लगेगा। देन हमारा आ जाता है थर्ड फीचर, यानी कि थर्ड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की तारीफ में। डेमोक्रेसी में डील जो है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। लोग अलग अलग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, आओ हमारे साथ रहो, हम सबके लिए सब कुछ है। आप कौन से लैंग्वेज बोलते हो, आ जाओ बैठो, हमारे पास कोई नेशनल लैंग्वेज, आप कौन से रिलीजन में मानते हो, आओ बैठो, अपना रिलीजन बढ़िया से आप फॉलो करो, उसको प्रोपोगेट करो, कुछ भी करो, है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपको जो करना है करो, आप खुशी से रहो। तो ये सारी चीजें बच्चा, जहाँ पर लोगों को ऑब्वियसली इंडिया में या किसी भी देश में डिफरेंसेस होते हैं लोगों के बीच में, डिफरेंसेस का मतलब ये नहीं होता है कि वो एक दूसरे को लड़ने और मारने पर उतर जाए। सो वी ऑल स्पीक डिफरेंट रिलीजन्स, वी हैव लैंग्वेजेस एंड प्रैक्टिस डिफरेंट चीजें होती हैं। प्रेफरेंस जो है वो एक दूसरे के बीच में बच्चा क्लैश होता रहता है, और डेमोक्रेसी में कोई परमानेंट विनर और परमानेंट लूजर नहीं होता है, पावर चेंज होते रहती है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेमोक्रेसी इनहैंस करते हैं डिग्निटी ऑफ सिटीजन, डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी देती है, सबको इक्वल इज्जत देती है, वो किसी को एक्स्ट्रा इज्जत नहीं देती, अरे तुम एक प्लेट एक्स्ट्रा इज्जत, नो, एवरीवन डिजर्व्स इक्वल डिग्निटी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, आम आदमी, सब लोग डिग्निटी से किसी भी देश में रह सकते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेमोक्रेसी बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बहुत अच्छी है बिकॉज ये अपनी गलतियां खुद ठीक कर लेती है, बाकी तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। चाइना को देखो, अब वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है कि जो हो रहा है होते रहे। तो अगर गवर्नमेंट से गलती से गलत डिसीजन हो भी जाता है तो वो ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहता है, और उसको पब्लिकली अपनी गलतियों की माफी भी मांगनी पड़ती है, वो जो कि हमने इंडिया के बहुत सारे केसेस में देखा है। सो बेसिकली देयर इज ऑलवेज रूम फॉर करेक्शन, और रूलर अपने डिसीजन चेंज भी कर लेते हैं और गलती की माफी भी मांगते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट पोर्शन है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। एक बहुत बड़ा सा मीनिंग अगर हमें डेमोक्रेसी का समझना हो तो ये है कि कॉमन फॉर्म जो अडॉप्ट किया है वो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव मतलब हमने हमारे 3 लोगों ने मिलकर अपने एक इंसान को भेज दिया है। अब ये 3 लोग 30,000 लोग भी हो सकता है, 3 लाख लोग भी हो सकता है, और 3 करोड़ लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। इन डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल पीपल डू नॉट रूल, वी ऑल नो दैट। A majority is allowed to take decision on behalf of the people through their elected representative। तो हमने अपने बिहाफ पर इसको भेज दिया ऑरेंज वाले को, और ये बाकी सारी चीजें बच्चा देख लेगा।
रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नेसेसरी है बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ पीपल होता है तो फिजिकली इम्पॉसिबल है सबका होना, सो इसलिए सिटीजन के पास टाइम भी नहीं होता और उनके पास स्किल्स भी नहीं होते कि वो कुछ अपने देश के लिए ऐसा सोच पाए। उसके लिए ऑब्वियसली वी हैव पॉलिटिशियन। डेमोक्रेसी एज अ प्रिंसिपल जो है गो बियॉन्ड द गवर्नमेंट एंड अप्लाई टू एनी स्फेयर ऑफ लाइफ। और डेमोक्रेसी लाइफ के हर एक फील्ड में, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो जॉब्स में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो मार्केट्स में हो, हर जगह डेमोक्रेटिक चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं और ये सारी चीज़ें हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं बच्चा। तो यहाँ पर हाउएवर आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी आर कंसीडर्ड दैट नो कंट्री इज करेक्टली डेमोक्रेटिक, यानी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ तो सब कर ही रहे हैं, स्टिल सबसे बेटर है, हमें उसकी वैल्यू पता है, लोग अपने जजमेंट और उसकी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि एक अच्छी डेमोक्रेसी और एक मिनिमल डेमोक्रेसी कैसी होती है। एक अच्छी डेमोक्रेसी जहाँ पर ये सारे फीचर हैं, मिनिमल डेमोक्रेसी जहाँ पर लोगों को बेसिक सी चीज़ें हैं, बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चा जो कि हमें पढ़नी थी, बहुत ही थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, आप इसको देखो। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी से क्वेश्चन बहुत कम आता है वैसे भी। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टुडेज वर्ल्ड इज बीइंग रूल्ड थ्रू पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। हाउएवर स्मॉल कम्युनिटी कैन बी देयर ऑफ मेकिंग डेमोक्रेटिक, जो हम लोकल लेवल पर देखते हैं, जैसे कि ग्राम सभा काम करती है, तो ग्राम सभा में डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, है ना। या बाकी जो हम बोल रहे थे कि वहां पर लोग खुद जाके बताते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। सो इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोथ आर देयर। इनडायरेक्ट कौन सी है, जो सीएम है, पीएम है, जिसको हम इलेक्शन, लेकिन पंचायत एंड लोकल लेवल पर जो सारी चीज होती है वहां पर हम जाके बता सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं अपने आसपास के लीडर से। तो दैट इज द पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल। तो ये हमारा एक बेसिक सा जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, एंड हमने बहुत सारी डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ा है। अब इसमें से 3 पोर्शन है, व्हाट इज डेमोक्रेसी में फीचर्स है, वाई डेमोक्रेसी में आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी है और कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है, और फिर एक ब्रॉडर मीनिंग जो कि जिससे क्वेश्चन नहीं आता है, बस आप उसको एक बार देख लेना। पीडीएफ चाहिए रहेगा तो वो आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। एंड प्लीज अगर आप ये वीडियो यहाँ पर बिना चैनल को सब्सक्राइब करे देख रहे हो तो जल्दी से चैनल को जरूर फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। अब मिलेंगे हमारी लाइव क्लासेस में। थैंक यू सो मच, विल सी यू टुमारो एंड बाय, टेक केयर।